दोस्तों स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास करंट अफेयर्स की होगी जिसमें हम 91 टू 95 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत के स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के संबंध में ये पूछा गया है। ध्यान रखना दोस्तों, यूपीएससी में प्रत्येक कोई बड़ा कार्यक्रम होता है या कोई नई पहल होती है, कोई भी नई स्कीम होती है, इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टडी इन इंडिया के संबंध में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमें देखना है सत्य कथन। देखो यहाँ पर देखो नीचे कि उपरोक्त में से सत्य कथन का चयन करें। हमें पहचान किसकी करनी है? सत्य कथन की। पहला देखते हैं, इसका उद्देश्य विदेशी छात्रों को आकर्षित करने हेतु भारत को एक आकर्षक शिक्षा के केंद्र के रूप में उभारना है। ये एकदम ठीक बात है। स्टडी इन इंडिया का आप नाम ही देखो, स्टडी इन इंडिया यानी भारत में आओ और आप स्टडी करो। तो भारत में किसको आने को प्रोत्साहन दे रहे? विदेशी छात्रों को। होगा क्या? भारत एक आकर्षक शिक्षा के केंद्र के रूप में उभर कर आएगा। देखते हैं दूसरा कथन। बजट 2020 में एशिया और अफ्रीका के छात्रों के लिए इंडोसेट नामक परीक्षा प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा गया है। इंडोसेट नामक परीक्षा इस बार बजट 2020 में प्रस्तावित है, इसलिए यह स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम चर्चा में रहा है। इससे फायदा क्या होगा? एशिया और अफ्रीका से हमें अनुभवी छात्र, योग्य छात्र भारत में आएंगे, जिससे यहाँ पर रिसर्च और इनोवेशन में फायदा होगा। तो सत्य इसमें दोनों ही हैं। स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम चर्चा में क्यों था? मैंने बता दिया, बजट 2020 में ये प्रस्तावित रखा गया प्रोग्राम है। और एक बात जरूर ध्यान रखना, ये 4 मंत्रालयों की एक संयुक्त पहल है। 4 मंत्रालय कौन कौन से? यहाँ पे देखो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो ये किसी एक मंत्रालय की पहल ना होकर 4 मंत्रालयों की संयुक्त पहल है। और इसका टारगेट क्या है? विदेशी छात्रों को आकर्षित करना। ये बात कर ली हमने। दूसरा एक ध्यान रखना, भारत की विदेश नीति में सॉफ्ट पावर कूटनीति को प्रोत्साहन प्रदान करना। देखो, विदेश नीति में 2 तरह की डिप्लोमेसी होती है, एक तो होती है हार्ड पावर, एक सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर डिप्लोमेसी में क्या होता है कि हम किसी पर प्रेशर बनाकर या फिर बलपूर्वक हथियारों के माध्यम से, सेना के माध्यम से अपनी विदेश नीति संचालित करते हैं। लेकिन सॉफ्ट पावर कूटनीति में क्या होता है, हम एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में या अपने यहाँ पत्रकारों को, राजनेताओं को वहाँ पर भेजना, वहाँ पर एक तरह से नैतिक दबाव बनाते हैं। तो वो होता है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर में जैसे ये अच्छा एग्जांपल है स्टडी इन इंडिया। इसमें क्या करेंगे, हम बाहर के छात्रों को यहाँ पर अध्ययन करने के लिए बुलाएंगे। तो वहाँ पर अपने देश में वो भारत की विदेश नीति को भी बढ़ावा देंगे कि वहाँ की विदेश नीति कितनी अच्छी है कि हमें एजुकेशन में प्रमोट कर रही है। वैश्विक शिक्षा निर्यात में भारत के बाजार की हिस्सेदारी 1% से बढ़ाकर 2% करना। देखो, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि वर्तमान में भारत के बाजार की हिस्सेदारी वैश्विक अगर एजुकेशन एक्सपोर्ट में देखें तो 1% है। लेकिन हम इसको बढ़ाकर कितना करना टारगेट है हमारा? 2%। वो कैसे होगा? जब बाहर के छात्र भारत में आएंगे और अध्ययन करेंगे। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, ये ठीक है। देखते अगला क्वेश्चन। अक्सर चर्चा में रहने वाला पेंसिल पोर्टल किस विषय से संबंधित है? देखो, ये आपको रटना है। जैसे आपको लग रहा होगा कि पेंसिल पोर्टल, पेंसिल नाम आ गया तो एजुकेशन की फील्ड से संबंधित होगा। और बी और सी ऑप्शन 2 है, इन दोनों में ही एजुकेशन का दिया हुआ। प्राथमिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करने हेतु और शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटलीकरण को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ये दोनों से ही संबंधित नहीं है। इसका एजुकेशन का कोई संबंध नहीं है। यह है बाल श्रम मुक्त भारत को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु। देखो, भारत में आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे लेबर का काम करते हैं। तो इस पेंसिल पोर्टल से उनको, बाल श्रमिक को मुक्त भारत बनाना, यानी भारत में कोई भी बाल श्रमिक ना रहे, इस पोर्टल का उद्देश्य है। देखते अगला क्वेश्चन। हमें इसमें निम्नलिखित को सुमेलित करना है। इधर दी हुई है जनजातियां और इधर है वो जहां पर निवास करती है वो संबंधित क्षेत्र। तो देखते हैं पहली जुआंग जनजाति। दोस्तों, ये ओडिशा में बिल्कुल ठीक है। असुर जनजाति, ये झारखंड में है, ये बिल्कुल ठीक है। कोरकू जनजाति दोस्तों मध्य प्रदेश में भी ठीक है। राभा जनजाति असम में, ये भी ठीक है। तो इससे तो रटना आपको, इसमें सभी सही है। जुआंग जनजाति एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है। पीवीटीज का मतलब होता है कि एक तो होता है एसटी कम्युनिटी, और एसटी कम्युनिटी में भी कई तरह की कम्युनिटी आती है। तो उसमें भी जो सबसे कमजोर होती है उसको बोलते हैं पीवीटीज। और ये मुख्य रूप से कहाँ पर रहती है? ओडिशा में। तो जुआंग जनजाति ओडिशा में। प्रमुख इसका काम क्या है? स्थानांतरित कृषि करना और आखेट और खाद्य संग्रहण। स्थानांतरण कृषि क्या होती है कि आज कोई भी भूमि के टुकड़े पर कृषि कर ली, उसके बाद इसको छोड़ दिया, किसी अन्य जगह पर कृषि करने का कार्य शुरू कर दिया।
फिर उसके बाद वापस किसी अन्य टुकड़े पर, तो ऐसे ट्रांसफर चलता रहता है। तो इसको बोलते हैं स्थानांतरण कृषि। असुर जनजाति झारखंड में, कोरकू मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। और कोरकू जनजाति का तो हमने क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर रखा है, ये तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये उत्कृष्ट कृषक होते हैं और आलू और कॉफी के लिए फेमस है। तो कोरकू जनजाति तो आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। राभा जनजाति असम के मैदानी इलाकों में। इन चार में से सबसे इंपॉर्टेंट है कोरकू, जो आपको याद करना होगा, और एक जुआंग ध्यान रखना। जुआंग कहाँ पर है? ओडिशा। और कोरकू किधर है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। देखते अगला क्वेश्चन। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना KLIP परियोजना के संबंध में ये पूछा गया है। देखो गौर करना, यहाँ पर पूछा गया असत्य कथन। सत्य कथन यहाँ पर नहीं है, गौर करना, असत्य कथन की पहचान हमें करनी है। यह परियोजना तेलंगाना के गोदावरी नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। तेलंगाना में, बिल्कुल ठीक बात है। गोदावरी नदी पर, बिल्कुल ठीक बात है। बहुउद्देशीय परियोजना, बिल्कुल ठीक बात है। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है जो कई उद्देश्यों के लिए बनाई गई होती है। इसका काम सिंचाई भी देखना है, इसका काम बिजली भी आपूर्ति करने का काम भी करवाना है, इसका काम पेयजल की व्यवस्था भी करवाना है। तो ऐसे इसके कई मल्टीपल उद्देश्य होते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी बहुस्तरीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, यह भी ठीक बात है। विश्व की सबसे बड़ी परियोजना साबित होने वाली है। देखो एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में जो रखनी है वो है, एक तो तेलंगाना और दूसरी गोदावरी नदी। ये दो चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, तेलंगाना की गोदावरी नदी में। और एक बात कि ये विश्व की सबसे बड़ी बहुस्तरीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, जो अमेरिका की कोलोराडो लिफ्ट स्कीम और ग्रेट मैन मेड रिवर इजिप्ट में जो बनी हुई है उनको कॉम्पीट करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विश्व की सबसे बड़ी बहुस्तरीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना है और तेलंगाना के गोदावरी नदी पर स्थित है। देखते आज का अंतिम क्वेश्चन। अक्सर चर्चाओं में रहने वाले कुर्द समुदाय के बारे में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। देखते पहला कथन, यह समुदाय विश्व का सबसे बड़ा राज्य विहीन समुदाय है। देखो राज्य विहीन समुदाय बिल्कुल है ये। इसमें राज्य विहीन का मतलब क्या होता है कि इनके पास में अपना रहने के लिए कोई भी देश, कोई भी राज्य नहीं है। ये बिखरा हुआ है एक तरह से, जैसे मान लो इनका पर्टिकुलर एक देश नहीं है कि ये देश इनका होगा, कई देश का समूह है और उन समूह के बीच में ये कहीं पर निवास करता हो। जैसे मान लो यहाँ पर ये निवास करता हो, तो इनका अपना एक राज्य नहीं है, ये एक राज्य विहीन समुदाय है। इस समुदाय के द्वारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं तजाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में नए राज्य की मांग की जा रही है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि यह समुदाय नए राज्यों की मांग कर रहा है, ये एकदम ठीक बात है। लेकिन वह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान नहीं है। तो इसमें सत्य कथन कौन सा होगा? केवल एक। तो कौन सा एरिया जहाँ पर कुर्द समुदाय निवास करता है? देखते हैं। देखो इस तरफ है ईरान, इस तरफ है टर्की और इस तरफ कौन सा है? सीरिया, और यहाँ पर है इराक। तो इन सभी के जो सीमावर्ती क्षेत्रों का जहाँ पर मिलन होता है वहाँ पर ये कुर्द समुदाय निवास करता है। पाकिस्तान तो इधर की साइड है, आप अगर मैप देखोगे तो पाकिस्तान इधर आएगा, अफगानिस्तान भी इधर आएगा और भारत भी इधर आ जाएगा। तो इधर क्वेश्चन में पूछा गया था ये। लेकिन दोस्तों एरिया कौन सा इसका? ईरान के पश्चिमी क्षेत्र में। और क्वेश्चन में देखो आप, ईरान का पूर्वी क्षेत्र पूछा गया था। देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, ये सभी किधर है? ईरान के पूर्वी साइड। लेकिन ये किस साइड निवास करते हैं? ध्यान रखना, ईरान के पश्चिमी साइड में, इराक, सीरिया, टर्की, आर्मेनिया, इन सभी के सीमावर्ती क्षेत्रों में। तो आज की क्लास दोस्तों हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।